हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा, जिसमें आपने अब तक सुना कि अग्नि प्रतिज्ञा से शादी करने के बाद उसे मेंशन लेकर आया। वहाँ पर निशा जो दुल्हन बनकर खड़ी थी, वो अग्नि और प्रतिज्ञा को साथ देखकर बेहोश हो गई। उसके माता पिता गुस्से में निशा को अपने साथ लेकर चले गए। निशा की इस हालत का जिम्मेदार मानते हुए अग्नि ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। अग्नि की माँ वीणा जी ने प्रतिज्ञा को बहुत बुरा भला सुनाया, जिससे दुखी होकर प्रतिज्ञा घर छोड़कर चली गई। अक्षत उसे ढूंढने के लिए निकला। अब आगे एपिसोड 26 to 31। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। प्रतिज्ञा लगातार अपने सर को दुपट्टे से साफ करती रही, पर उसका खुद का दुपट्टा इतना गंदा था। अक्षत लगातार सड़क पर गाड़ी चलाते हुए इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। तभी उसे कूड़ेघर से थोड़ी ही दूरी पर बेंच पर बैठी प्रतिज्ञा नजर आई। उसने जल्दी से गाड़ी उस तरफ मोड़ ली और प्रतिज्ञा के सामने गाड़ी रोकते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही प्रतिज्ञा ने अपने सामने एक गाड़ी देखी, वह हैरान रह गई, क्योंकि अक्षत गाड़ी से निकला और प्रतिज्ञा को देखकर कहा, प्रतिज्ञा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रतिज्ञा जल्दी से खड़ी हुई और घबराई हुई नजरों से अक्षत को देखने लगी। अक्षत प्रतिज्ञा के पास आया और उससे कहा, प्रतिज्ञा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें कहा था घर से बाहर आने के लिए? तुम किससे पूछकर घर से बाहर निकली? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अक्षत प्रतिज्ञा को डांटता हुआ उसके पास आ गया। प्रतिज्ञा अपनी नजर नीचे करते हुए बोली, भैया, वहां पर मुझे कोई पसंद नहीं करता। वह मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। आपने कल रात देखा नहीं और मैडम ने मुझे कितना डांटा और वहां से चली जाने के लिए कहा। ऐसे में मैं वहां कैसे रह सकती थी? अक्षत ने खींचते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किस हक से रहोगी? घर की बहू हो, बहू होने के हक से रहोगी। जहां तक बात हुई छोटी माँ की या फिर किसी के भी तुम्हें कुछ कहने की, तो प्रतिज्ञा हालात को समझो। तुम्हारी और अग्नि की शादी अचानक हुई है और सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एवन मैं भी इस चीज पर यकीन तो कर रहा हूँ, पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कल तक हमारे घर में सब सही था, फिर अचानक से सारी चीज एक साथ रेत की तरह हाथों से फिसलती चली गई। प्रतिज्ञा, देखो, मैं यह नहीं कहता कि सब तुम्हें अपना लेंगे और तुम्हें उस घर की बहू स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो ना। प्रतिज्ञा ने अपने चेहरे पर आए आंसुओं को अपने एक हाथ से साफ किया और कहा, मुझे लगता है कि वह भी इस शादी से खुश नहीं है, तभी तो कल शादी टूटने के बाद वह कितना दुखी हुए थे। भैया, प्लीज मुझे आप कहीं और छोड़ दीजिए। मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। आज उन्होंने समाज के सामने मुझसे शादी करके मेरी गरिमा को गिरने से बचाया है, पर कल को जब उनकी हालत ठीक हो जाएगी तो वह अपने इस फैसले पर पछताएंगे। समाज के ताने तो फिर भी मैंने सुन लिए, लेकिन शायद मैं यह नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरी वजह से किसी ने मजबूरी में कोई फैसला लिया हो। अक्षत गहरी सांस छोड़ता है और प्रतिज्ञा को देखकर कहता है, देखो प्रतिज्ञा, अग्नि मेरा भाई है और मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा भाई फैसला करके कोई काम नहीं करता है और किसी काम को करने के बाद कोई फैसला नहीं करता है। अगर अग्नि ने तुमसे शादी की है तो कुछ सोचकर ही की होगी। हाँ, वह अभी थोड़ा दुखी है। उसका दिल अभी यह सब सोचने समझने के काबिल नहीं है, लेकिन कल को जब वह संभल जाएगा और हालातों के साथ समझौता कर लेगा तो उसका सबसे पहला सवाल यही होगा कि प्रतिज्ञा कहाँ है। क्या जवाब दूंगा मैं उसे? यही कि जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सका। प्रतिज्ञा, तुम खुद सोचो, अग्नि ने तुमसे सामने से शादी की है। उससे किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, और अग्नि चाहता तो शादी करके तुम्हें कहीं और भी ले जा सकता था, लेकिन नहीं, वह तुम्हें घर लेकर आया। अग्नि यह सब पहले से जानता था, उसे पता था यह सब होगा, फिर भी उसने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकारा। मानता हूँ, अभी उसकी हालत वैसी नहीं है कि वह कुछ कह सके या किसी को कुछ समझा सके, पर उसे वक्त तो दो। निशा उसके बचपन का प्यार है और वह अचानक उससे छूट गया है। तुम समझो उसे, इस समय उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। प्लीज प्रतिज्ञा, मेरी बात मानो, घर वापस चलो। एक बार अग्नि से बात तो कर लो। अगर अग्नि तुम्हें जाने के लिए कहेगा तो मैं वादा करता हूँ, तुम जहाँ कहोगी वहां तुम्हें छोड़ दूंगा, पर जब तक अग्नि सही नहीं हो जाता तब तक के लिए घर चलो। प्रतिज्ञा अक्षत की बातों को सुनती है और कुछ सोचकर फिर वह हाँ में सर हिलाती है। उसे भी यह सही लगा था, अग्नि ही उसे अपने साथ लेकर आया था, तो अग्नि को बताए बिना वह कैसे जा सकती है।
इसीलिए उसने अग्नि से बात करने का फैसला किया। प्रतिज्ञा जब उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई तो यह देखकर अक्षत ने एक सुकून की सांस ली। वह प्रतिज्ञा को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। प्रतिज्ञा धीरे से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और अक्षत ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी वापस सभरवाल मेंशन की तरफ घुमा देता है। थोड़ी देर में अक्षत की गाड़ी सभरवाल मेंशन की पोर्च में आकर खड़ी होती है। वह और प्रतिज्ञा दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अक्षत एक नज़र घर को देखता है और फिर उसे वीणा जी की कही बात याद आती है कि कैसे उन्होंने प्रतिज्ञा की इंसल्ट की थी। अभी घर के हालात वैसे नहीं थे कि किसी को कुछ समझाया जा सके और प्रतिज्ञा को बार बार बेइज्जती सहनी पड़े, यह बात भी अक्षत को अच्छी नहीं लग रही थी। अक्षत प्रतिज्ञा को लेकर घर के गार्डन में थोड़ी दूरी पर बने एक आउट हाउस में ले गया। उसने प्रतिज्ञा को आउट हाउस में छोड़ते हुए कहा, देखो प्रतिज्ञा, मुझे मालूम है कि यह तुम्हारी जगह नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी घर ले गया और छोटी माँ ने तुम्हें देख लिया तो वह फिर से तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सुना देंगी। जब तक मैं घर वालों से बात नहीं कर लेता और अग्नि उन्हें समझा नहीं देता, बस तब तक के लिए तुम यहाँ पर रुको प्लीज, अगर तुम मेरी यह बात मानती हो तो। प्रतिज्ञा के पास और कोई ऑप्शन ही क्या था। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। अक्षत ने एक नौकर को बुलाया। वह नौकर जल्दी से अक्षत के पास आया। अक्षत ने उस नौकर को देखकर कहा, मैडम के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ और घर में किसी को मत बताना कि मैडम अभी आउट हाउस में हैं। नौकर ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। अक्षत ने प्रतिज्ञा से कहा, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, तुम तब तक आराम करो। रात काफी हो गई है, मैं सुबह बात करता हूँ। प्रतिज्ञा ने भी धीरे से हाँ में सर हिलाया। अक्षत जैसे ही आउट हाउस से निकलकर घर की तरफ गया, उसके कदम रुक गए। सामने दादी खड़ी थी और वह घूरते हुए अक्षत को देख रही थी। अक्षत ने दादी को देखा और धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लिया। पर दादी अक्षत को देखते हुए अपने रोबीली आवाज में बोली, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। उसके बाद दादी अपनी छड़ी के सहारे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अक्षत ने एक गहरी सांस छोड़ी और दादी के पीछे पीछे चल दिया। अग्नि के कमरे में अग्नि अभी भी इंजेक्शन के असर से सोया हुआ था। तभी वह सपने में अपने और निशा के खूबसूरत पलों को देखने लगा। निशा 15 साल की थी और अग्नि 17 साल का था। अग्नि जल्दी से अपनी पीठ पर एक गिटार टांगे हुए भागते हुए कहीं जा रहा था। वह एक पिज्जा हाउस पहुंचा जहां पर एक टेबल पर निशा गुस्से में बैठी उसे घूर रही थी। अग्नि जल्दी से उस टेबल पर गया और अपना गिटार साइड की चेयर पर रखते हुए अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी सॉरी बेबी, सॉरी, मैं लेट हो गया। निशा गुस्से में अग्नि को घूरते हुए बोली, अग्नि, यह तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो। अग्नि ने पप्पी फेस बनाते हुए बहुत ही मासूमियत से कहा, सॉरी यार, म्यूजिक क्लास बहुत देर से छूटी और उसके बाद देखो मैं घर भी नहीं गया, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया क्योंकि मुझे पता था मेरी छोटी सी फुलझड़ी इस समय बम बनी बैठी होगी। निशा ने अपना गुस्सा थोड़ा कम किया पर अग्नि को फिर भी टोहंट मारते हुए कहा, यह सब ना तुम्हारे बहाने हैं अग्नि, मुझसे नहीं मिलने के। मुझे तो लग रहा है अब तुम्हारा मुझसे मन भर गया है और अब तो कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई और। निशा इससे पहले कुछ और कह पाती, अग्नि ने निशा को डांटते हुए कहा, निशा, क्या बकवास कर रही हो यार, माफी मांग तो रहा हूँ तुमसे लेट आने के लिए, पर तुम तो अपना दिमाग कहीं और लगाकर बैठी हुई हो और खबरदार जो आज के बाद अपने मुंह से यह बात निकाली तो मेरी जिंदगी में आज कल और आने वाले कल में हमेशा तुम ही मेरे साथ रहोगी। मैं अपने साथ सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, किसी और को तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता और तुम इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती हो? तुम्हें यकीन नहीं है मेरे प्यार पर? निशा को एहसास हुआ कि उसने अग्नि को हट कर दिया है। वह जल्दी से अग्नि के एक हाथ को अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोली, नहीं अग्नि, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे क्या मालूम था कि तुम सीरियस हो जाओगे। मैं जानती हूँ मेरा अग्नि पूरी दुनिया में सिर्फ मुझसे प्यार करता है। जब तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना, तब भले ही लाखों लड़कियां मरेंगी तुम्हारे ऊपर, पर तुम्हारे दिल पर सिर्फ मैं राज करूंगी और तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक होगा। निशा की इतनी प्यारी बातें सुनकर अग्नि का गुस्सा एक पल में छू मंतर हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा साइड में रखा अपना बैग खोला और उसमें से कुछ निकालकर अग्नि को देते हुए बोली, यह मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। हमारे रिलेशनशिप को पूरे 4 साल हो गए हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अग्नि खुश होता हुआ वह पैकेट लिया और उसे ओपन किया।
अग्नि ने देखा एक छोटा सा लव कपल बना हुआ है, पर वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं और उनके बीच एक नदी जैसा कुछ बना हुआ है। अग्नि उस शोपीस को देखकर बोला, अरे निशा, यह कैसा गिफ्ट लाए हो तुम मेरे लिए? इसमें तो लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ ही नहीं हैं। यह देखो, इन दोनों के बीच यह नदी बह रही है। निशा भी थोड़ी हैरानी से बोली, हाँ तो क्या हुआ, नदी बह रही है? तू देख, कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। अग्नि ने कहा, अरे पागल, ऐसा तोहफा नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि यह दोनों प्यार करने वाले कभी एक नहीं हो सकते हैं। यह नदी इन दोनों को मिलने नहीं देगी और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हमारे रिश्ते में हो। निशा ने वह गिफ्ट वापस लेते हुए कहा, अच्छा सॉरी, मैं कुछ दूसरा गिफ्ट ले आऊंगी। पर अग्नि ने अपने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, तुम इतने प्यार से मेरे लिए लाए हो, यह गिफ्ट मैं जरूर रखूंगा। निशा ने हैरानी से कहा, पर तुमने तो अभी कहा कि ऐसा गिफ्ट नहीं देना चाहिए। तो अग्नि ने हंसते हुए कहा, हाँ, ऐसा कहते जरूर हैं, पर मैं इन सब बातों को नहीं मानता। और वैसे भी ऐसी कोई नदी हमारे बीच नहीं आ सकती जो हमें मिलने से रोक सके। और अगर मुझे तुमसे मिलने के लिए ऐसी नदियां छोड़ो, 7 समंदर भी पार करने पड़े ना, तो मैं वह भी कर जाऊंगा। पर प्लीज निशा, हालात चाहे जैसे भी हों, तुम मेरे प्यार पर यकीन करना और मुझे कभी छोड़कर मत जाना। निशा ने भी अग्नि के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे मुस्कुराकर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और इसी के साथ अग्नि की आंखें झटके से खुल गईं और वह सपने से बाहर आ गया। अग्नि झटके से उठकर बैठ गया और घबराहट से इधर उधर देखने लगा। वह इस वक्त अपने कमरे में था, पर निशा यहाँ नहीं थी। अग्नि को एक एक करके सब याद आया कि कैसे उसकी शादी निशा से टूट गई, कैसे निशा उसकी जिंदगी से चली गई। और यह सब याद आते ही अग्नि एक बार फिर से हताश हो गया। वह अपने घायल पैरों से बेड से उठा और चलते हुए एक ड्रॉअर के पास आया। उसने उस ड्रॉअर को ओपन किया और उसमें से एक छोटा सा शोपीस निकाला। यह वही गिफ्ट था जो निशा ने अग्नि को दिया था। अग्नि उस गिफ्ट को लेता हुआ धीमे धीमे कदमों से सोफे पर आया और उस गिफ्ट को लेकर सोफे पर बैठ गया। अग्नि की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार उस गिफ्ट को देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आउट हाउस में नौकर रात में खाना तो रखकर चले गए थे, लेकिन प्रतिज्ञा का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। वह खाना वैसा ही पड़ा हुआ था, प्रतिज्ञा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वह आज के हुए सारे हादसों के बारे में सोच रही थी। कैसे एक दिन में उसकी जिंदगी बदल गई, कैसे एक दिन में उसकी किस्मत अग्नि से जुड़ गई, कैसे एक दिन ने उसकी पूरी दुनिया ही पलटकर रख दी। प्रतिज्ञा अपनी सोच में खिड़की के पास खड़ी थी। वह रात भर नहीं सोई थी, सोती भी कैसे। उसकी जिंदगी में अब नींद और चैन आना कहाँ लाजिमी था। सुबह के करीब 6 बजे थे। प्रतिज्ञा पूरी रात खिड़की के पास ही खड़ी थी, उसे कोई खोज खबर ही नहीं थी कि कब रात कट गई। तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई। प्रतिज्ञा ने देखा कि 2 मेड जो गार्डन की सफाई कर रही हैं, वह आपस में बात कर रही थी। एक मेड ने दूसरी से कहा, अरे तुमने सुना क्या? अग्नि बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। कमरा तोड़कर अंदर जाना पड़ा और उनकी इतनी बुरी हालत हुई थी कि डॉक्टर बुलाने पड़े। दूसरी मेड ने झाड़ू से पत्ते साफ करते हुए कहा, तुमने तो सिर्फ सुना है, मैंने तो देखा है। कल मैं और एक दूसरी मेड, हम दोनों ही तो गए थे अग्नि बाबा के कमरे की सफाई करने के लिए। क्या बताऊं, पूरा कमरा कांच तोड़कर तहस नहस करके रखा हुआ था, सारे कांच तोड़ दिए, सारे शोपीस तोड़ दिए। कितने महंगे शोपीस रखे थे उनके कमरे में, उन्होंने एक एक करके सारे शोपीस चकनाचूर कर दिए। यहाँ तक कि उनके कमरे में जो एलईडी टीवी था, वह तक तोड़ दिया। पहली मेड ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, बेचारे अग्नि बाबा, निशा मैडम से कितना प्यार करते थे। मुझे तो वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे, पर देखो किस्मत, दोनों एक नहीं हो सके। दूसरी मेड ने कहा, अरे छोड़ो बहन, हम क्या ही बोल सकते हैं, यह बड़े लोगों की बात है। प्यार किसी और से किया, शादी किसी और से करने जा रहे थे, पर करके किसी और को ले आए। जल्दी चलो, बड़ी मैडम की पूजा का समय हो गया है। उससे पहले ही मुझे यह फूल मंदिर में रखने हैं, वरना मुझे डांटेंगी। दोनों को यह नहीं पता था कि खिड़की के उस पार प्रतिज्ञा उनकी बात सुन रही है। प्रतिज्ञा ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, कैसे अग्नि ने खुद को नुकसान पहुंचाया, कैसे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। प्रतिज्ञा को बहुत बुरा लग रहा था, अग्नि के लिए। प्रतिज्ञा को याद आया कि जब मोहल्ले वाले उसे परेशान कर रहे थे तो कैसे अग्नि ने उसका साथ दिया था। आज अग्नि की हालत खराब थी, पर प्रतिज्ञा उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी।
प्रतिज्ञा को अग्नि के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसका मन बेचैन हो रहा था। भले ही हालात जैसे भी हो, लेकिन अग्नि उसका पति है। वो ऐसे कैसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रह सकती है? पर अगर वह मेंशन में गई और किसी ने उसे देख लिया तो कहीं कोई गलत न समझ ले। प्रतिज्ञा ने देखा कि अभी सुबह के सिर्फ 6 ही बजे हैं और मेंशन की सारी खिड़कियां अभी तक बंद हैं। शायद बड़े लोग हैं, सुबह देर से उठते होंगे। यही सोचते हुए प्रतिज्ञा ने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ किया और धीरे से आउट हाउस से निकलकर मेंशन की तरफ जाने लगी। उसने सोचा था कि बस एक नज़र अग्नि को देखकर वापस आ जाएगी। बस यह देख ले कि वह ठीक है, तो उसके मन को तसल्ली मिल जाएगी। प्रतिज्ञा धीमे कदमों से मेंशन के दरवाजे पर पहुंची। आसपास सिर्फ 1 या 2 ही सिक्योरिटी गार्ड थे और उनका भी ध्यान दरवाजे की तरफ नहीं था। प्रतिज्ञा दरवाजे के अंदर झांक कर देखती है तो घर के अंदर हाल में कोई नहीं था। प्रतिज्ञा को लगा कि शायद कोई उठा नहीं है, इसीलिए वह जल्दी से अग्नि के कमरे में जाकर उसे देख लेगी। प्रतिज्ञा यह सोचते हुए मेंशन के अंदर आई। उसने पहला कदम मेंशन के अंदर रखा। प्रतिज्ञा धीरे धीरे से मेंशन के अंदर आए और आसपास देखती रही। इतना बड़ा मेंशन, उसने आज तक सिर्फ इतने बड़े होटल ही देखे थे, लेकिन यह घर तो इतना बड़ा है कि यहाँ के लिविंग रूम में उसका पूरा मोहल्ला समा सकता है। इतने बड़े हॉल को देखकर प्रतिज्ञा एक पल के लिए शॉक हो गई। अब इतने बड़े घर में वह अग्नि का कमरा कहाँ ढूंढेगी? प्रतिज्ञा हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि अग्नि आखिर होगा कहाँ पर। तभी उसके कानों में एक गुस्से वाली तीखी सी और जोरदार आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रतिज्ञा ने आवाज की दिशा में देखा। उसकी सांस अटक गई। मंदिर से वाणी जी निकली थी और गुस्से से प्रतिज्ञा को घूर रही थी। वाणी जी को देखकर प्रतिज्ञा डर से कांपने लगी। उसे कल की वाणी जी की बात याद आई और अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह वाणी जी को नजर उठाकर देख सके। उसने अपना सिर झुका लिया। वाणी जी जल्दी से प्रतिज्ञा के पास आई और गुस्से से उस पर बरसते हुए बोली, ए लड़की, तुझे कल मना किया था ना इस घर में आने के लिए, तो गई क्यों नहीं यहाँ से? प्रतिज्ञा के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह धीरे धीरे मिमियाने लगी। मैं हूँ मैं बस मैं वह। वाणी जी ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, यह बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? मुंह में जबान नहीं है क्या? बोल, क्या कर रही है इस घर में? इतनी सुबह जब घर के सारे लोग सो रहे हैं तो तू यहाँ पर क्या करने आए है? कुछ चुराने आए है क्या? प्रतिज्ञा ने हैरानी से वाणी जी की तरफ देखा और ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ चुराने नहीं आई हूँ। मैं तो इन्हें देखने आई थी। बाहर इतना शोर सुनकर गुड्डी जी, जो इस समय मंदिर में बैठे रामायण का पाठ कर रही थी, उनका ध्यान पूजा में नहीं लगा। उन्होंने हाथ जोड़े और रामायण बंद करके धीरे से अपनी छड़ी के सहारे बाहर आई। उन्होंने देखा कि हाल में प्रतिज्ञा खड़ी है और वाणी प्रतिज्ञा को बुरी तरह से डांट रही है। यह देखते ही दादी धीरे से वीणा के पास आई और उससे कहा, वाणी, यह क्या कर रही हो तुम? वाणी जी दादी को देखकर बोली, माँ प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। यह लड़की पहले मेरी बेटी की खुशियां खा गई और अब मेरे बेटे को खाने आई है। प्रतिज्ञा का पूरा चेहरा आंसुओं से लबालब भर गया था। उसकी तो वाणी जी के सामने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वाणी जी प्रतिज्ञा को गुस्से से देखती हैं और कहती हैं, क्या देखने आई थी? यही कि मेरा बेटा अब तक जिंदा भी है या मर गया। वाणी, यह क्या बकवास कर रही हो? दादी गुस्से में बोली। वाणी जी ने दादी को देख प्रतिज्ञा की तरफ गुस्से में उंगली करते हुए कहा, इस लड़की की वजह से माँ, इस लड़की की वजह से मेरी बच्चे की खुशियां चली गईं। मेरा हंसता खेलता मुस्कुराता बच्चा, आपने देखा नहीं उसकी क्या हालत हो गई है? ऐसा कहते हुए वाणी जी की आंखें भर आई थीं। अक्षत जल्दी उठ गया था। उसे घर में सबसे पहले प्रतिज्ञा के लिए बात करनी थी। वह अपने बाथरूम से निकलकर अपने कपड़े ही पहन रहा था कि तभी उसे हाल से चिल्लाने की आवाज आई। उसे क्या पता था कि रायता पहले ही फैल चुका है। रेखा जी भी मंदिर की तरफ आ ही रही थी कि तभी उनकी नजर हाल में चल रहे तमाशे पर गई। मोहन जी भी अब तक शोर सुनकर बाहर आ गए थे। सब लोग हाल में आ गए। अक्षत जब प्रतिज्ञा को हाल में देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह अपने मन में कहता है, प्रतिज्ञा यहाँ क्या कर रही है? मोहन जी वाणी से कहते हैं, वाणी, शांत हो जाओ। देखो, हम बैठकर बात करते हैं। वाणी जी अपने आंसू पोंछती हैं और गुस्से में प्रतिज्ञा को देखकर कहती हैं, बात क्या करनी है? बात तो हो चुकी है और मेरा फैसला अटल है। यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इसके जैसी लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अक्षत जल्दी से वहां आता है और कहता है,
छोटी माँ, शांत हो जाए। देखिए, इन सब में प्रतिज्ञा की कोई गलती नहीं है। और कहीं क्यों जाएगी वह बहू है इस घर की। वाणी जी ने अक्षत को घूर कर देखा और कहा, कैसे हुई यह लड़की इस घर की बहू? जब मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती तो यह घर की बहू कैसे हुई? अक्षत ने कहा, क्योंकि यह अग्नि की पत्नी है। इस हक से यह इस घर की बहू है। आप कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अग्नि से बात कर लीजिए। तभी रेखा जी आती हैं और गुस्से से कहती हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अग्नि तो बच्चा है। बच्चे तो गलती करते ही हैं। अब बच्चों की गलती बड़े ही तो सुधारते हैं। अग्नि ने भी नासमझी में गलती कर दी है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम इस लड़की को अग्नि के सर पर बिठा देंगे। आगे कोई कुछ कहता, इससे पहले वाणी जी प्रतिज्ञा के बाजू को पकड़ती हैं और उसे खींचने लगती हैं। पर इससे पहले वाणी जी एक कदम और आगे बढ़ पाती, जमीन पर बहुत तेज छड़ी के पटकने की आवाज आती है। सबका ध्यान दादी की तरफ था, क्योंकि उन्होंने जोर से जमीन पर छड़ी को पटका और वाणी की तरफ देखते हुए कहा, अगर सबको अपना फैसला खुद ही लेना है, तो इस घर में मेरी जरूरत ही क्या है? कहो तो मैं यह घर छोड़कर किसी वृद्ध आश्रम में चली जाती हूँ। दादी ने ये कैसे कहा? सब हैरान रह जाते हैं। मोहन जी आगे आते हुए कहते हैं, माँ, यह क्या कह रही हैं? आपसे किसने कहा कि आपकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है? आप इस घर की नींव हैं, माँ। अगर नींव ही हिल जाएगी तो यह घर कैसे सलामत रहेगा? दादी ने एक बार मोहन जी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, सोचा एक बार पूछ लेती हूँ। क्या पता उम्र हो गई है, तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि अब इस बुढ़िया की घर में क्या ही जरूरत, इसलिए मेरे फैसले मायने नहीं रखते होंगे। रेखा जी ने कहा, माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं? इस घर में आपकी बहुत अहमियत है और आपका फैसला हमारे लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले हुआ करता था। रेखा जी की बात सुनकर दादी ने एक बार वीना को देखा, जो हैरान नजरों से अपनी सास को देख रही थी। दादी अपनी छड़ी के सहारे एक एक कदम आगे आते हुए वीना को देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता है वीना, मैंने हमेशा इस घर में तुम्हें तवज्जो क्यों दी? तुम्हारे हर फैसले को मैंने क्यों माना? तुम्हारे हर निर्णय का मैंने कभी कोई विरोध क्यों नहीं किया? और क्यों मैंने तुम्हें इस घर की बागडोर दी? मैं इस घर की बड़ी हूँ और रेखा इस घर की बड़ी बहू है, फिर भी हम दोनों तुम्हारे कहे किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं गए। वजह जानती हो? वीना जी हैरान होकर सुन रही थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस दादी की बातों को सुन रही थी। दादी ने कहा, मोहन और अशोक दोनों मिलकर बिजनेस संभालते थे, पर उस हादसे में जब अशोक हम सबको छोड़कर चला गया, तो यह घर बिखरने को आ गया था। मोहन ने बिजनेस तो संभाल लिया, पर अपने भाई के जाने का दुख इतना था कि वह बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। बिजनेस डूबने लगा था, और रेखा, उससे हम क्या ही उम्मीद करते कि वह घर संभाले। भरी जवानी में विधवा हो गई थी। अक्षत और पूनम, अक्षत की सगी बहन और रेखा की बेटी, अभी छोटे थे और अग्नि तो तब 2 साल का दूध पीता बच्चा था। अपने पति के बाद अपने बेटे को अपने सामने खोया है मैंने। मेरी क्या हालत थी उस समय, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि घर टूट रहा था, बिखर रहा था, रिश्ते आपस में उलझ रहे थे। तब वीना तुमने, हाँ तुमने, नारी शक्ति का एक अलग रूप दिखाया। तुमने घर भी संभाला, बिजनेस भी संभाला और हम सबको संभाला। वह 3 साल हम सब ने कैसे गुजारे, हम ही जानते हैं। तुमने उन 3 सालों में अग्नि की भी देखभाल की, अक्षत की भी देखभाल की और पूनम को तो तुमने अपने सीने से लगाकर रखा। अग्नि तब दूध पर ही था, तुम अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर ऑफिस जाया करती थी। तुमने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं माना। और 3 साल में तुमने बिजनेस को वापस उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर अशोक और मोहन ने उसे रखा था। बस तब से ही मैंने इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथों में दे दी। मुझे यकीन था, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी बहू कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। पर आज तुम गलत हो वीना। वीना जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और सबको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सच में इतने सालों में वीना जी ने जब भी कोई फैसला लिया, दादी हमेशा उनके साथ खड़ी रही हैं। यहाँ तक कि एक बार वह मोहन जी के फैसले को भी मना कर देती थी, पर वीना का फैसला हमेशा से उनका ही फैसला माना गया है। वीना जी बिना पलके झपकाए हैरानी से दादी को देख रही थी। दादी ने वीना जी के पास आते हुए कहा, यह लड़की प्रतिज्ञा, जिसे अग्नि अपनी पत्नी बता रहा है, इसे घर से निकालने का फैसला तुम नहीं ले सकती हो क्योंकि इसका हाथ पकड़कर अग्नि इसे यहाँ लेकर आया है। तो यह यहाँ रहेगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ अग्नि ही लेगा। माना अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, पर जैसे ही वह संभलता है, सबसे पहले उसकी राय ली जाएगी। उसका फैसला ही माना जाएगा।
अगर वह कहेगा कि प्रतिज्ञा इस घर में नहीं रहेगी तो उसके फैसले के साथ सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी। पर जब तक अग्नि कोई जवाब नहीं देता, तुम इसे इस घर से बाहर नहीं निकालोगी। प्रतिज्ञा भी हैरानी से दादी की बातों को सुन रही थी। मोहन जी आगे आते हैं और अपनी माँ को कंधे से पकड़ते हुए कहते हैं, माँ, आप शांत हो जाए। फिर मोहन जी वीणा की तरफ देखकर कहते हैं, वीणा, एक बार अग्नि को ठीक हो जाने दो, उससे बात कर लेते हैं। फिर जो फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा। तब तक के लिए शांत हो जाओ। अपने पति और सास की बात सुनकर वीणा जी जलकर रह गई थी। जाहिर सी बात है, वह जैसे मर्जी वैसे फैसला ले, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने धीरे से प्रतिज्ञा की बाजू से अपने हाथ हटाए। वीणा जी ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, ठीक है, अगर आप सबका यही फैसला है तो यही सही। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने इस लड़की को अपना लिया है और इस घर में रहने की इजाजत दे दी है। यह लड़की अग्नि के पास नहीं जाएगी। यह उसके कमरे में नहीं जाएगी। कोई बात नहीं छोटी माँ, यह नहीं जाएगी अग्नि के कमरे में। मैं इसे वापस आउट हाउस में छोड़ आता हूँ। वीणा जी ने कहा, नहीं, यह उसमें भी नहीं रहेगी। रेखा जी ने कहा, वीणा, घर में नहीं रहेगी, आउट हाउस में नहीं रहेगी, फिर कहाँ रहेगी यह? वीणा जी ने कहा, वही जहाँ इसकी असली जगह है। वीणा जी प्रतिज्ञा की कलाई को पकड़ती हैं और उसे खींचते हुए एक दिशा में ले जाती हैं। उन्हें ऐसा करता देख सारे घर वाले चौंक जाते हैं। सब उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर रेखा जी ने मोहन जी और दादी को रोकते हुए कहा, देखिए, उसने आपका फैसला तो मान लिया ना। अब इससे ज्यादा की उम्मीद आप उससे मत कीजिएगा और वैसे भी हम सबको बस अग्नि के होश में आने का ही तो इंतजार करना है। रेखा जी ने दादी और मोहन को तो रोक लिया था, लेकिन वह अक्षत को नहीं रोक पाई। अक्षत उनके पीछे चला गया था। वह बार बार वीणा जी को रोकने के लिए कहता है, छोटी माँ, प्लीज रुक जाए छोटी माँ, बताइए तो आप इसे कहाँ लेकर जा रही हैं? छोटी माँ, मेरी बात तो सुनिए। प्रतिज्ञा अपने चेहरे पर हताशा लिए बस किसी पतंग की डोर की तरह वीणा जी के पीछे खींची चली जा रही थी। उसने न अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, न वीणा जी को रोकने की कोशिश की। वीणा जी उसे किचन से लगे एक कमरे में लेकर आती हैं और उसे घूर कर देखते हुए कहती हैं, बस अग्नि के उठने का ही तो इंतजार करना है ना, उसके बाद तो इसे घर से धक्के मारकर बाहर निकालना है। तब तक क्यों मैं अपना घर इस लड़की की वजह से खराब करूं? वीणा जी ने दरवाजा खोला और प्रतिज्ञा को उस दरवाजे के अंदर धकेल दिया। अक्षत हैरान रह जाता है। वह वीणा जी से कहता है, छोटी माँ, क्या कर रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। प्रतिज्ञा को यहाँ नहीं रहने दे सकती हैं। यहाँ कैसे रह सकती है यह? वीणा जी ने अक्षत को देखते हुए कहा, क्यों नहीं रह सकती है? और वैसे भी इसे कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रहना है? बस कुछ घंटे की बात है और इसे अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए। सभरवाल खानदान के स्टोर रूम में आने का मौका हर किसी को थोड़ी ना मिलता है। प्रतिज्ञा पूरी कांप गई थी। यह एक अंधेरा कमरा था, जहां पर पुराने फर्नीचर और टूटा फूटा सामान रखा हुआ था। जो चीज इस्तेमाल में नहीं लाई जाती थी या रिजेक्ट हो जाती थी, उसे यहीं लाकर पटक दिया जाता था। यह कमरा धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था। प्रतिज्ञा डर से कांप रही थी, क्योंकि वह जहां खड़ी थी, उसके ठीक ऊपर मकड़ी का एक बहुत बड़ा जाला था। प्रतिज्ञा कुछ कहने के लिए अपना हाथ उठाती है कि उससे पहले वीणा जी दरवाजा बंद कर देती हैं। अक्षत हैरानी से वीणा जी को देखता है और कहता है, छोटी माँ, दरवाजा खोलिए, प्रतिज्ञा को बाहर निकालिए, आप उसे ऐसे नहीं रख सकती हैं। वीणा जी दरवाजे पर ताला लगाते हुए अक्षत को देखकर कहती हैं, अक्षत, अगर इस बार तुम मेरे फैसले के खिलाफ गए तो याद रखना, तुम अपनी छोटी माँ का मुंह भी नहीं देख पाओगे। अक्षत हैरानी से वीणा जी को देखता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वीणा जी ऐसा भी कुछ कह जाएंगी। पर अब अक्षत भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वीणा जी को वह अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था। वीणा अक्षत का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए वहां से ले जाती है और एक नौकर को उस कमरे पर नजर रखने के लिए कहती है। प्रतिज्ञा उस अंधेरे कमरे में डर से कांप रही थी। वह अपनी निगाहें चारों तरफ करके उस कमरे को देखती है। वहां पर मकड़ी के जाले दिख रहे थे और तभी उसके कानों में चूहे की आवाज आती है। वह बहुत घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। प्रतिज्ञा देखती है कि थोड़ी ही दूरी पर एक टूटी फूटी सी कुर्सी रखी हुई है। प्रतिज्ञा उस कुर्सी के पास जाती है और नीचे जमीन पर दुपट्टा बिछाकर बैठ जाती है। तभी प्रतिज्ञा की नजर नीचे जमीन से थोड़ी दूरी पर जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक काला सा चूहा कोने से निकलकर प्रतिज्ञा की तरफ आ रहा था। कल रात प्रतिज्ञा कचरे के पास थी।
काफी टाइम वहां रहने से उसके शरीर से भी कचरे जैसी स्मेल आ रही थी। वह चूहा बार बार प्रतिज्ञा की तरफ आगे आता और फिर पीछे भाग जाता। प्रतिज्ञा डर से कांप रही थी। उसने अपने दाएं बाएं देखा तो एक छोटी सी टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा उसे मिल गया। उसने वह लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में लिया और बार बार जमीन पर पटककर उस चूहे को भागने लगी। दोपहर हो गई थी। सब बहुत परेशान थे। सबको अग्नि के होश में आने का इंतजार करना था, पर कोई अग्नि के कमरे में नहीं गया था। सबको लगा कि अग्नि अभी तक इंजेक्शन के नशे में सो रहा है, लेकिन अग्नि तो सुबह ही उठ गया था और अब तक निशा की यादों में खुद को और तकलीफ पहुंचा रहा था। अग्नि अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में निशा का दिया हुआ वह तोहफा था और उसने उसे कसके अपने हाथों में लेकर अपने माथे से लगा रखा था। वह बार बार निशा को याद करके रोए जा रहा था और बेहाल हो रहा था। अग्नि का दिल भारी हो रहा था। उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसे नहीं पता कि यह बेचैनी उसे क्यों खाए जा रही है, पर उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अग्नि अपने दर्द में बिखर रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। अग्नि अपनी आंखों में आंसू लिए धीरे से अपना चेहरा उठाकर देखता है तो सामने दादी होती हैं। दादी को देखकर अग्नि अपनी सारी हिम्मत खो देता है और वह दादी की कमर से अपनी बाजू को लपेटते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो दादी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका सर शर्म से झुका दिया। दादी, मुझे माफ कर दो। दादी अग्नि को खुद से अलग करती हैं और सोफे पर उसके बगल में बैठ जाती हैं। दादी धीरे से अपना दुपट्टा लेती हैं और अग्नि के आंसू साफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, ना पुत्र, तुझे किसने कहा कि तूने मेरा सर शर्म से झुकाया है? बल्कि मुझे तो नाज है तुझ पर, और तूने मेरा सर शर्म से नहीं झुकाया, बल्कि गर्व से ऊंचा कर दिया है। तूने साबित किया है कि तेरी दादी की परवरिश इतनी कच्ची नहीं है। तूने तो मेरे संस्कारों का मान रखा है। दादी यह कहते हुए बार बार अग्नि के चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी और अग्नि हैरानी से दादी को देख रहा था। दादी ने अग्नि के एक हाथ को अपने हाथों में लिया और दूसरे हाथ से उसके सर को सहलाते हुए कहा, किसी लड़की के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मेरे बच्चे ने अपनी खुशियां दांव पर लगा दी। आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है पुत्र। अग्नि की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, जिसे दादी बार बार अपने दुपट्टे से साफ करते हुए उसे समझा रही थी। दादी ने कहा, तुझे पता है अग्नि, इंसान कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह कितना ही कुछ क्यों ना हासिल कर ले, लेकिन एक चीज से वह कभी नहीं जीत सकता, वह है किस्मत। इंसान अपनी किस्मत से कभी नहीं जीत सकता। जो उसकी किस्मत में है वह उसे मिलकर रहेगा और जो उसकी किस्मत में नहीं है वह कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, वह उसे कभी नहीं मिलेगा। अग्नि अपनी शांत नजरों से दादी की बातें समझ रहा था। दादी ने आगे कहा, तेरे और निशा का प्यार हम सब ने देखा है। निशा तेरा प्यार थी, पर वह तेरा भाग्य नहीं बन सकी और प्रतिज्ञा, जिसे एक दिन पहले तक तू जानता भी नहीं था, वह तेरे भाग्य से जुड़ गई। अग्नि बेटा, इसी को किस्मत कहते हैं। इंसान अपनी किस्मत से लड़ने की बजाय जो है उसे अपना क्यों नहीं लेता? वह क्यों उसके पीछे भाग रहा है जो उसे नहीं मिल सकता? जो नहीं है उसके पीछे कोशिश करने से अच्छा, जो पास है उसी के साथ खुश रहो। जो भाग्य में लिखा है, अगर उसे अपना लोगे तो जीवन सरल हो जाएगा, वरना ऐसी प्रताड़ना रोज मिलेगी जो तुम्हें सुकून से सोने नहीं देगी। अग्नि के भाव शून्य हो गए थे। दादी ने अग्नि का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, एक औरत को उसके ससुराल में कितना सम्मान मिलना चाहिए, यह केवल उसका पति तय करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा ने उस चूहे को भगा दिया था। शायद वह चूहा प्रतिज्ञा के शरीर से आ रही उस दुर्गंध की वजह से खींचा आ रहा था, लेकिन बार बार मारने पर वह भी भाग गया। प्रतिज्ञा घबराई नजरों से आसपास देख रही थी कि कोई और कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर आकर ना गिर जाए। तभी कमरे का दरवाजा खुला। प्रतिज्ञा हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती है और झटके से खड़ी हो जाती है। दरवाजे पर वीना जी खड़ी थी और वीना जी के पीछे घर में काम करने वाली एक लड़की, सीमा, खड़ी थी। वीना जी सीमा को लेकर प्रतिज्ञा के पास आती हैं और ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वीना जी की आंखों में अभी भी प्रतिज्ञा के लिए गुस्सा था और प्रतिज्ञा ने अपनी नजरें नीचे कर ली, क्योंकि वह वीना जी के गुस्से के ताप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वीना जी ने प्रतिज्ञा को देखा और घिन से कहा, पता चला तुमसे इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? प्रतिज्ञा ने धीरे से वीना जी की तरफ देखा। वीना जी ने कहा, पता करवाया है मैंने अपने लोगों से, उन्होंने मुझे बताया तुम होटल में पोछा लगाती थी ना। प्रतिज्ञा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना चेहरा नीचे कर लिया। वीना जी ने अपना एक हाथ सीमा की तरफ बढ़ाया, तो सीमा ने अपने हाथ में पकड़ी एक बाल्टी वीना जी के हाथ में दे दी।
वीना जी ने अपने चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान लिए कहा, फिक्र मत करो, हमारे यहाँ पर आने वाली हर चीज में से खुशबू आती है, तो हम तुम्हें ऐसा बदबूदार कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यह पानी लेकर आई हूँ। जब तुम इससे नहाओगी ना तो तुमसे भी उतनी ही अच्छी खुशबू आएगी जैसी यहाँ से आती है। प्रतिज्ञा इससे पहले कुछ सोचती, कुछ समझती, तब तक वीना जी ने अपने हाथ में पकड़ी उस बाल्टी को प्रतिज्ञा के ऊपर उड़ेल दिया। प्रतिज्ञा सर से पांव तक गीली हो गई थी। वह हैरान रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीना जी ऐसा कुछ करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि अब प्रतिज्ञा के शरीर से कुछ और ही स्मेल आ रही थी। प्रतिज्ञा की आंख भर आई। उसने धीरे से अपने चेहरे से पानी पोंछा और वीना जी की तरफ देखने लगी। वीना जी ने अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए कहा, तुम तो पोछा लगाती हो ना, इसलिए तुमसे भी पोछे जैसी ही बदबू आ रही थी, पर अब देखो फिनाइल के पानी से नहा के तुमसे भी फिनाइल जैसी ही स्मेल आ रही है। सीमा, जो वीना जी के पीछे खड़ी थी, उसे भी अफसोस हो रहा था, लेकिन अपनी मालकिन के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ गए थे। वीना जी ने आगे बढ़कर प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ा। प्रतिज्ञा डर से कांप गई। तो वीना जी ने गुस्से में प्रतिज्ञा को देखकर कहा, तुम्हें क्या लगा घर वाले कहेंगे कि तुम्हें यहाँ रहने दो और मैं तुम्हें स्टोर रूम में रहने दूंगी। भले ही स्टोर रूम में रखा हुआ सामान पुराना है, पर वह कीमती है और इस कीमती सामान में तुम जैसी लड़की रहेगी तो मेरा सामान भी खराब हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी जगह तो वह कूड़ेदान है जहाँ पर हम अपने घर का कूड़ा फेंकते हैं। वीना जी प्रतिज्ञा को फिर खींचते हुए ले जा रही थी। सीमा भी धीरे धीरे उनके पीछे जा रही थी, पर वह वीना जी को नहीं रोक सकती थी। वीना जी जैसे ही प्रतिज्ञा को गैलरी से लाते हुए घर के दरवाजे के बाहर निकलने को होती हैं, वैसे ही उनके कदम रुक जाते हैं। वीना जी ने जोर लगाया, लेकिन वह प्रतिज्ञा को अपने साथ खींच नहीं पा रही थी। उन्हें लगा प्रतिज्ञा जानबूझकर रुक गई है, इसलिए उन्होंने घूरकर प्रतिज्ञा को पीछे पलटकर देखा, तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। प्रतिज्ञा का दूसरा हाथ पकड़े अग्नि खड़ा था। वीना जी हैरान नजरों से अग्नि को देख रही थी। प्रतिज्ञा ने भी चेहरा घुमाकर पीछे देखा, तो अग्नि को देखकर उसकी आंखों में भी हैरानी आ गई। पर अग्नि अपनी नजरें नीचे किए चुपचाप प्रतिज्ञा का हाथ पकड़े खड़ा था। एक नौकर जल्दी से जाता है और सबको बताता है कि अग्नि को होश आ गया है और वह हाल में है। सर्वेंट की बात सुन सब एक साथ अपने कमरे से निकलकर हाल में आ जाते हैं, पर हॉल का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एक तरफ वीना जी खड़ी थी और एक तरफ अग्नि खड़ा था और उन दोनों ने इस वक्त प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ा हुआ था। सब लोग अग्नि और वीना के पास आते हैं। अक्षत कहता है, अग्नि तुम नीचे क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अग्नि कोई जवाब नहीं देता। उसकी नजरें अभी भी नीचे थी और वह धीरे से कहता है, हाथ छोड़िए माँ। वीना जी की आईब्रो तन जाती है और वह उठते हुए कहती है, अग्नि। अग्नि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि वह सरल और धीरे शब्दों में कहता है, प्रतिज्ञा का हाथ छोड़िए माँ। वीना जी ने रोबदार आवाज में कहा, नहीं, यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी। अग्नि ने भी सरल आवाज में कहा, ठीक है, अगर प्रतिज्ञा इस घर में नहीं रहेगी तो इस घर से अकेली नहीं जाएगी, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अग्नि के यह कहते ही वीना जी ने एक झटके से प्रतिज्ञा का हाथ छोड़ दिया। प्रतिज्ञा खुद हैरानी से अग्नि को देख रही थी। वीना जी का चेहरा सख्त हो गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके कदम डगमगा गए, लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, रेखा ने उन्हें आकर संभाला। वीना जी की आंखों से लगभग आंसू गिर गए और उन्होंने रेखा जी को देखकर कहा, जी जी, इस लड़की ने पहले मेरे बच्चे की खुशियां छीनी और अब इसने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया। प्रतिज्ञा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह इन सब की वजह खुद को मान रही थी। जब से वह इन लोगों की जिंदगी में आई थी, सिर्फ दैख और तकलीफ के अलावा उसने कुछ भी नहीं दिया था। अग्नि के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वह धीरे कदमों से आगे आता है और वीना जी के सामने आकर कहता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती है माँ। मैं आज भी आपका वही अग्नि हूँ जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ आपके आंचल में सुकून मिलता है। पर अब मैं सिर्फ आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि एक पति भी हूँ और एक पति होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां प्रतिज्ञा के लिए भी बनती हैं। वीना जी अपनी आंसू बहती हुई आंखों से हैरानी से अग्नि को देख रही थी। अग्नि ने एक उदास चेहरे के साथ अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है माँ, पर प्लीज आप इस रिश्ते से समझौता कर लीजिए। वीना जी रेखा से अलग होती हैं और गुस्से में अग्नि को देखकर कहती हैं, तुम मुझे समझौता करने के लिए कह रहे हो? जानते भी हो क्या कह रही हो? इस सड़क छाप लड़की को तुम इस घर में लाने की बात कर रहे हो।
यह लड़की जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम्हारी जिंदगी में सब बर्बाद हो गया है और तुम इसे घर में लाने की बात कर रहे हो। देखो इसने आते ही क्या किया। सबसे पहले तो माँ बेटे के बीच ही फूट डालवा दी। अग्नि, जो मेरे सामने कभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वह आज मुझे यह कह रहा है कि वह सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। यह कल की आई लड़की तुम्हारे लिए हम सबसे बड़ी हो गई है ना। अग्नि ने धीरे से वीणा जी के हाथों को अपने हाथों में लिया और उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपसे बढ़कर तो मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है माँ, यहाँ तक कि मैं खुद भी आपसे बढ़कर नहीं हूँ। वीणा जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्यों अपना रहा है इस मजबूरी के रिश्ते को। छोड़ दे, हम सब जानते हैं कि तू निशा से कितना प्यार करता है। मैं बात करूंगी निशा के पिता से, वह मान जाएंगे। हम एक बार फिर से तेरी और निशा की शादी की बात करेंगे और देखना यह सारी बात धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। वीणा जी की इस बात से प्रतिज्ञा का मन रो रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी उदासीन थे। वीणा जी ने प्रतिज्ञा को देखा और एक नफरत के भाव से कहा, और जहां तक बात रही इस लड़की की, फिक्र मत कर। हम इस लड़की को इतना पैसा देंगे कि इसे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठकर खाएगी। हम इसे किसी दूसरे शहर में कोई घर खरीद कर दे देंगे और नौकर चाकर भी, और हर महीने इसके अकाउंट पर पैसे भी भेजेंगे। वीणा जी जल्दी से प्रतिज्ञा के पास आती हैं और कहती हैं, ए लड़की, तुम बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे की जिंदगी को आजाद करने के लिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। प्रतिज्ञा अपना चेहरा नीचे किए सिर्फ सुबक रही थी। उसकी तो कुछ कहने के लिए जुबान ही नहीं खुल रही थी। 10 करोड़ बहुत है। हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए देंगे। तुम मेरे अग्नि को छोड़ दो, और हम तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 5 लाख रुपए भी देंगे। तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो तुम मुझे कहना, मैं और पैसे दे दूंगी, पर तुम मेरे अग्नि को छोड़ दो। प्लीज मेरे अग्नि को छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वीणा जी अब गिरने लगी थी और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सारा परिवार वीणा जी की इस हरकत पर चौंक गया था, क्योंकि वीणा जी हमेशा एक स्ट्रांग वुमन के रूप में सामने आई थी, पर आज वीणा जी अपने बच्चों के मोह में आकर इस तरीके से टूट गई, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रतिज्ञा खुद हैरान थी। उन्होंने जब वीणा जी को अपने सामने ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखा तो वह खुद 2 कदम पीछे हो गई। प्रतिज्ञा का पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अभी क्या बोले किसी को, वह तो खुद हालात की सताई हुई थी। वीणा जी को ऐसा करते देख अग्नि जल्दी से वीणा जी के पास आता है और उन्हें पकड़ते हुए कहता है, माँ यह आप क्या कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत बढ़ाए मेरे परेशानियां। और प्रतिज्ञा से किस चीज की उम्मीद कर रही है? यह सब जो हो रहा है इसमें प्रतिज्ञा की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं कसूरवार हूँ। आप सबकी हालत का, इस घर की परेशानियों का, सभरवाल खानदान की जो आज लोगों के बीच बदनामी हो रही है उसका कारण मैं हूँ। यहाँ तक कि प्रतिज्ञा की इस हालात का भी जिम्मेदार मैं ही हूँ माँ। वीणा जी हैरानी से अग्नि को देखती हैं, तो अग्नि वीणा जी को देखकर सादे चेहरे के साथ हाँ में सिर हिलाता है। वीणा जी को अग्नि की बात समझ नहीं आ रही थी कि तभी दादी आगे आती है और कहती है, वीणा जानना नहीं चाहेगी कि अग्नि ने अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। उसकी शादी निशा से हो रही थी, तो क्यों वह प्रतिज्ञा को शादी कर अपने साथ ले आया? वीणा जी हैरानी से दादी को देखती रहीं। दादी ने वीणा जी को देखा, फिर घर में काम करने वाली सीमा की ओर देखकर कहा, सीमा, प्रतिज्ञा को ऊपर गेस्ट रूम में ले जाओ। प्रतिज्ञा अभी भी सिसकते हुए रो रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाकर अग्नि को देखा। अग्नि ने उसे बिना देखे कहा, जाओ। सीमा प्रतिज्ञा को वहां से ले गई। दरअसल दादी नहीं चाहती थी कि प्रतिज्ञा के साथ जो कुछ हुआ है वह घर वालों के सामने प्रतिज्ञा की मौजूदगी में बताया जाए। किसी भी लड़की के लिए बहुत ही शर्मनाक होगा कि उसके ससुराल वालों के सामने यह बात उठ रही है कि कैसे वह इस घर में आए हैं। मोहन जी और अक्षत प्रतिज्ञा के ससुर और जेठ लगेंगे। इस नाते उनके सामने प्रतिज्ञा के बारे में ऐसा बोलना दादी को ठीक नहीं लगा। हालांकि अक्षत सब जानता था, फिर भी रिश्तों का लिहाज करना जरूरी था। दादी सबको लेकर सोफे पर बैठ गईं। अग्नि वीणा जी के कंधे से पकड़कर उनके बगल में बैठ गया। अक्षत ने दादी को सब बता दिया था। दादी घर वालों को यह बता रही थी कि कैसे प्रतिज्ञा अग्नि से जुड़ गई है। सारी सच्चाई जब घर वालों के सामने आ गई तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। मोहन जी ने अपना सिर पकड़ लिया। रेखा और वीणा भी बहुत हैरान हुई। वीणा जी ने धीरे से अग्नि को देखा, जो अपना चेहरा झुकाए वहां बैठा हुआ था। वीणा जी ने अग्नि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ जो कह रही है क्या वह सच है? अग्नि,
अग्नि ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और उदासी के साथ हाँ में सिर हिलाया। वीणा जी ने जल्दी से अग्नि को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बच्चे, मुझे माफ कर दे, तू इतना सब कुछ झेल रहा था। अग्नि ने भी रुआसी आवाज में कहा, आप क्यों माफी मांग रही हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबका विश्वास तोड़ा है। अग्नि और वीणा जी एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रेखा जी एक तरफ सिर पकड़कर बैठी थी। उन्होंने मोहन की तरफ देखकर कहा, मोहन, अच्छा हुआ प्रतिज्ञा ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, वरना अग्नि के ऊपर रेप का चार्ज लगता। मोहन जी, जो अपना सिर पकड़कर बैठे थे, बोले, वही तो मैं सोच रहा हूँ भाभी। इस शादी से ही पूरे शहर में हमारा इतना तमाशा हुआ है, लेकिन अगर यह शादी नहीं होती और अग्नि के ऊपर अगर रेप का चार्ज लगता, तब हमारा क्या होता, मैं यह सोच रहा हूँ। मोहन जी ने अक्षत को देखकर कहा, अक्षत, यह सब अचानक तो नहीं हुआ होगा ना? तुमने पता करने की कोशिश की, इन सब की असली वजह क्या है? अक्षत ने कहा, छोटे पापा, मैंने रोनित को कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इस बात की तह तक जाए। रेखा जी ने कहा, तो कुछ पता चला? अक्षत ने कहा, वह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जैसे ही कुछ पता चलता है, वह सबसे पहले हमें ही बताएगा। वीणा जी अग्नि से अलग हुई। उन्होंने पहले अग्नि का चेहरा अपने हाथों से साफ किया और उसके बाद अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सीमा, सीमा, जो इस समय रसोई में थी, जल्दी से आए और कहती है, यस मैडम। वीणा जी ने कहा, गेस्ट रूम से प्रतिज्ञा को बुलाओ। सब लोग हैरानी से वीणा जी को देख रहे थे। अग्नि ने कहा, माँ प्लीज अब नहीं। वीणा जी ने अग्नि का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं कर रही हूँ। सीमा गेस्ट रूम में गई तो देखा कि प्रतिज्ञा अभी भी वैसे ही दरवाजे के पास खड़ी है, जैसे उसे छोड़कर गए थे। उसे डर लग रहा था कि अगर वह किसी चीज को हाथ लगाएगी या इस्तेमाल करेगी, तो वह खराब हो जाएगा। सीमा ने प्रतिज्ञा से कहा, मैडम आपको नीचे बुला रही हैं। वीणा जी उसे नीचे बुला रही हैं। यह सुनकर ही प्रतिज्ञा के हाथ पैरों में झुनझुनी छूट गई थी। पर वह उनकी बात भी नहीं टाल सकती थी, इसलिए धीरे कदमों से सीमा के साथ चल दी। सीमा प्रतिज्ञा को लेकर सबके सामने आए और सोफे के बगल में खड़ा करके वापस चली गई। प्रतिज्ञा नीचे जमीन को देख रही थी। उसने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ था और उसका चेहरा भी हल्का नीचे था। वीणा जी ने एक नजर प्रतिज्ञा को देखा और फिर सबको देखा, जैसे सब उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। अग्नि ने भी वीणा जी के हाथों को थामा हुआ था। वीणा जी ने गहरी सांस छोड़ी और प्रतिज्ञा को देखकर कहा, तुम इस घर में रह सकती हो। वीणा जी के ऐसा बोलने पर सबके चेहरे पर एक संतोष आ गया। अग्नि के मन को भी तसल्ली मिली। प्रतिज्ञा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी यही सुना है कि वीणा जी ने उसे इस घर में रहने की इजाजत दे दी है। पर उसकी अभी भी चेहरा उठाने की हिम्मत नहीं थी। उसने वैसे ही अपनी नजरें नीचे किए हुए हाँ में सिर हिलाया। वीणा जी ने आगे कहा, देखो, अग्नि ने जो किया, वह उसने जानबूझकर नहीं किया। वैसे देखा जाए तो उसमें गलती तुम्हारी भी नहीं थी। फिर भी मेरे बेटे ने अपना दिल बड़ा रखते हुए तुमसे शादी की। अब जब मेरे बेटे ने ही तुम्हें अपना लिया है, तो फिर हम लोग कौन होते हैं तुम्हें ना करने वाले? तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन सिर्फ अग्नि की पत्नी बनकर। वीणा जी के यह कहने पर सब हैरान हो जाते हैं। अग्नि भी हैरानी से वीणा जी को देखता है। प्रतिज्ञा अपनी घबराई हुई नजरों से वीणा जी को देखती है। वीणा जी आगे कहती हैं, तुम इस घर में सिर्फ अग्नि की पत्नी के अधिकार से रहोगी, हमारी बहू के अधिकार से नहीं। मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं मान सकती, क्योंकि मैं तुम में कभी निशा को नहीं देख पाऊंगी। वीणा जी खड़ी होती हैं और प्रतिज्ञा के पास आती हैं। वीणा जी को अपने पास देखकर प्रतिज्ञा के पूरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ जाती है। वीणा जी प्रतिज्ञा के पास आकर कहती हैं, इस घर के कुछ कायदे कानून हैं, जो तुम्हें समझा दिए जाएंगे। उम्मीद है कि तुम उन्हें नहीं तोड़ोगी। प्रतिज्ञा धीरे से अपना चेहरा हाँ में हिलाती है। वीणा जी ने आगे कहा, अग्नि से जुड़ने से पहले तुम्हारी जिंदगी जो भी थी, जैसी भी थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तुम सभरवाल के साथ जुड़ चुकी हो, तो तुम्हें अपने से ज्यादा इस घर के मान सम्मान की फिक्र होनी चाहिए। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से सभरवाल खानदान पर कोई उंगली उठेगी, तो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्रतिज्ञा ने धीरे से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वीणा जी अपनी बात कहकर एक कदम पीछे हो गईं। प्रतिज्ञा धीरे से झुकती है और वीणा जी के पैरों की तरफ बढ़ती है। वह वीणा जी के पैरों को छू पाती, उससे पहले ही वीणा जी 2 कदम पीछे हो जाती हैं। वीणा जी ने दृढ़ता से कहा, मैंने कहा ना, तुम यहाँ पर सिर्फ अग्नि की पत्नी हो,
तो उसे पर ध्यान दो। यह सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रतिज्ञा धीरे से खड़ी हो जाती है और अपना चेहरा हाँ में हिलाती है। वीना जी अपने नाक पर हाथ रखकर कहती हैं, तुम में से फिनाइल की स्मेल अभी भी आ रही है। जाओ जाकर नहा लो। उसके बाद वीना जी सीमा को देखती हैं, तो सीमा जल्दी से उसे ले जाती है। अग्नि सोफे से खड़ा होता है और वीना जी से कहता है, माँ। पर वीना जी बिना अग्नि को देखे कहती हैं, जाओ जाकर आराम करो। निशा के घर में निशा अपने बेड पर बैठी थी और एकटक सामने चल रही टीवी को देख रही थी। निशा के पिता और उसकी माँ भी उसी के कमरे में थे। रजनी ने रिमोट उठाया और टीवी बंद करते हुए निशा को देखकर कहा, देख लिया अपने अग्नि की करतूत। क्या किया है उसने। निशा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने धीरे से अपनी नजरें झुकाए और कहा, मैं यकीन नहीं करती। जोगिंदर जी ने निशा को डांटते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। पूरे इंटरनेट पर यही बात आग की तरह फैली हुई है। अरे यही नहीं, मैंने अपने लोगों से पता करवाया है, तो उन्होंने बताया है कि अक्षत ने तो इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि बहुत से मीडिया चैनल अक्षत की बातों में आकर उस न्यूज को पब्लिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से चैनल इस न्यूज को पब्लिश भी कर रहे हैं और इंटरनेट पर तो यह बात आग की तरह फैली हुई है। निशा ने रुआसी आवाज में कहा, मुझे अग्नि से बात करनी है। रजनी जी ने डांटते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। वह शादी करके अपनी बीवी के साथ हनीमून मना रहा होगा। तुम्हें लगता है वह तुमसे बात करने में दिलचस्पी लेगा। उसे तो मिल गई ना नई बीवी, वह क्यों तुम पर ध्यान देगा। ये सभरवाल खानदान है ही ऐसा, मेरी दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। किरण को तो हम खो चुके हैं, पर अगर पहले इस चीज का पता होता तो शायद हम किरण को भी बचा लेते और दूसरी बेटी की भी कैसी हालत कर दी उन लोगों ने। निशा ने अपने आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को देखकर कहा, माँ, मुझे लग रहा है बात कुछ और है। अग्नि, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे, बचपन से जानती हूँ। अचानक से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ माँ, बस एक बार मुझे अग्नि से बात कर लेने दीजिए। जोगिंदर जी आगे आते हैं और निशा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो यही सही, पर तुम अकेले वहां नहीं जाओगी, हम भी चलेंगे। हमें भी तो जानना है, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से उस लड़के ने सारी दुनिया के सामने मेरी बेटी का तमाशा बना दिया। अग्नि के कमरे के हर कोने से म्यूजिक की वाइब आ रही थी, क्योंकि कहीं पर गिटार का स्टैचू रखा हुआ था, तो कहीं गिटार पर पेंटिंग, कहीं पर हारमोनियम की पेंटिंग थी, तो कहीं पर तबले की। रूम के एक कोने पर ड्रम ऑर्केस्ट्रा सेट रखे हुए थे। उस कमरे की हर दीवार से म्यूजिक की वाइब आ रही थी। प्रतिज्ञा धीरे धीरे कमरे के अंदर आती है और चारों तरफ देखती है। यह बड़ा सा आलीशान कमरा जहां पर व्हाइट, पिंक और लेवेंडर कलर का कॉम्बिनेशन था। कमरे से लगकर एक बहुत ही खूबसूरत बालकनी जहां पर एक बहुत खूबसूरत फूलों की बेल रेलिंग से लटकी हुई थी। कमरे के अंदर एक किंग साइज बेड जिसमें लेवेंडर कलर के पर्दे लगे हुए हैं। प्रतिज्ञा उस बेड को बहुत ही गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर बेड के पीछे लगी दीवार पर लगी तस्वीर पर गई। यह बहुत बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें अग्नि और निशा एक साथ थे। यह तस्वीर लंदन में ली गई थी। 1 साल पहले निशा उस समय लंदन में ही थी। वह अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में थी और लंदन में ही अग्नि का कॉन्सर्ट था। निशा ने यह कॉन्सर्ट अटेंड किया था और अग्नि ने उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया था। अग्नि घुटनों के बल बैठा हुआ था और निशा उसके सामने अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अग्नि के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत रिंग थी जो उसने निशा की ओर कर रखी थी। वहां के एक कैमरामैन ने उनकी इस खूबसूरत तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अग्नि ने इस तस्वीर को अपने कमरे की शोभा बना ली, क्योंकि यह उसकी जिंदगी का सबसे खास पल था जब उसने अपने प्यार को शादी के लिए प्रपोज किया था। प्रतिज्ञा बेड के एक तरफ खड़े होकर गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा है। प्रतिज्ञा उस तस्वीर को देखने में खोई हुई थी। तभी उसके कानों में दादी की आवाज आती है, कुछ चीजों को वक्त देना चाहिए। अब तक आप सुन रहे थे लव बिट्रेयल एंड फोर्स मैरिज की स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।